लेकिन तू नहीं हारेगा। गोविंद, मेरी आंखों में देख। जिस जमीन पर मैं इस वक्त लेटी हूँ, ठीक जिस जगह पर मेरी ये अंतिम सांस टूट रही है, मुझे वचन दे कि तू इस जगह को कभी वीरान नहीं होने देगा। तू इसी जगह से, ठीक इसी मिट्टी से कुछ ऐसा रास्ता निकालेगा कि फिर कभी कोई इस गांव में ठंड से न मरे। वचन दे मुझे। आर्यवर्त के उत्तरी छोर पर गगनचुंबी पहाड़ियों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था, केसलपुर। ये गांव देखने में जितना सुंदर था, इसकी तासीर उतनी ही जानलेवा थी। यहाँ का मौसम किसी सगे संबंधी जैसा नहीं, बल्कि एक बहरूपिये जैसा था। गर्मियाँ सुहानी होती थीं, लेकिन सर्दियाँ यहाँ मौत का पैगाम लेकर आती थीं। पहाड़ों के बीच स्थित होने के कारण यहाँ आसमान से बर्फ रुई की तरह नहीं, बल्कि पत्थर की तरह गिरती थी, और जब वो सफ़ेद मौत बरसती तो केसलपुर शमशान बन जाता था। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला था। गांव की हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। ये वो हवा नहीं थी जो बदन को ठंडक दे, ये वो मौत की लहर थी जो हड्डियों को गला देती थी। गांव के बुजुर्ग इसे यम बयार कहते थे। जैसे ही ये हवा चली, पूरे केसलपुर में हड़कंप मच गया। भागो, अरे ओ भाई, अपना सामान बांधो, वो हवा चल पड़ी है। पहाड़ के ऊपर काला बादल घिर आया है। इस बार की ठंड पिछले साल से भी ज्यादा भयंकर होगी। अगर जान प्यारी है तो शहर की तरफ निकल चलो। अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, कहाँ जाऊँगा। जिनके पास बैलगाड़ी है, जिनके पास शहर में पक्के मकान है, वो तो चले जाएंगे। हम गरीबों का क्या होगा। लगता है इस बार महादेव ने हमारी बलि लिखी है। सुनो सुनो सब गांव वालों, मैं सरपंच बलदेव सिंह अपने परिवार के साथ शहर जा रहा हूं, और मैं वैद्य जी को भी साथ ले जा रहा हूं। मेरी हवेली पर ताला लगा दिया गया है। कोई भी मेरी हवेली के पास भटकने की कोशिश न करे। जब बर्फ पिघलेगी हम 4 महीने बाद लौटेंगे। तब तक भगवान तुम सब की रक्षा करे। सरपंच जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वैद्य जी को तो छोड़ जाइए। अगर हमारे बच्चे बीमार पड़े तो हम किसके पास जाएंगे। पिछले साल भी आपकी वजह से कितने लोग बिन दवा के मर गए थे। दुहाई है आपको। अरे हट पगली, मेरी जान पर मेरा अधिकार है। यहाँ रुक गया तो ठंड से मैं खुद अकड़ जाऊंगा, तो तेरा इलाज कौन करेगा। हटो रास्ते से। गाड़ीवान, गाड़ी बढ़ाओ। धूल और कोहरे के गुबार में अमीरों की गाड़ियां और बैलगाड़ियां गांव से निकल गईं। पीछे रह गए तो बस वो बदनसीब, जिनका इस दुनिया में केसलपुर की उस पथरीली जमीन के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। इन्हीं बदनसीबों में एक परिवार था, रेवती काकी का परिवार। रेवती काकी एक ऐसी माँ जिसने पिछले साल इसी ठंड में अपने पति को खो दिया था। अब उसके पास जीने का सहारा बस उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा गजराज, उससे छोटा धीरज, और सबसे छोटा, जिसकी उम्र अभी महज 18 साल थी, गोविंद। गजराज और धीरज की शादी हो चुकी थी और उनके अपने अपने बच्चे थे, लेकिन गोविंद अभी कुंवारा था और अपनी माँ का सबसे लाडला था। गजराज बड़ा भाई। धीरज, अरे ओ धीरज, तूने लकड़ियां इकट्ठी की या नहीं? देख रहा है बाहर मौसम कैसा हो रहा है। अगर रात को आग नहीं जली तो बच्चे अकड़ जाएंगे। भैया, मैं क्या करूं, जंगल की सारी लकड़ियां गीली पड़ी हैं। बर्फ की नमी ने सब खराब कर दिया है। थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियां लाया हूं, पर वो 2 दिन भी नहीं चलेंगी। और ये गोविंद कहाँ मर गया? उसे भेजा था कंडे लाने के लिए। गोविंद छोटा भाई या नायक। भैया, बाहर तो कयामत है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। मैं पड़ोस के काका के घर गया था कंडे मांगने, पर उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हैं। रेवती काकी। अरे बेटा गोविंद, तू बाहर क्यों गया था? मेरी जान निकल जाए पर तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे पास बैठ, मेरी गोद में अपना सर रख, तुझे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। माँ, तुम्हारा शरीर तो तवे की तरह तप रहा है। भैया, गजराज भैया, माँ को देखो, इनका बुखार बहुत बढ़ गया है। इनका माथा एकदम गर्म है और हाथ एकदम बर्फ जैसे ठंडे। गजराज बड़ा भाई। अब मैं क्या करूं गोविंद? वैद्य जी तो सरपंच के साथ शहर भाग गए। अब जो है यही घर है और यही किस्मत है। काढ़ा बना दे माँ के लिए, और तू ज्यादा लाड़ मत लड़ा। जाकर उस कोने वाली खिड़की में कपड़ा ठूस दे, वहां से बहुत हवा आ रही है। रात गहराती गई और केसलपुर पर बर्फ का कहर टूट पड़ा। उस रात बर्फ ऐसे गिरी जैसे आसमान फट गया हो। रेवती काकी की खांसी और तेज हो गई। घर के अंदर अंगीठी जल रही थी, लेकिन ठंड इतनी जालिम थी कि आग की तपिश भी बेअसर हो रही थी। गजराज और धीरज अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रजाई में दुबके हुए थे।
लेकिन गोविंद पूरी रात अपनी माँ के पैरों को अपने सीने से लगाकर बैठा रहा ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी दे सके। गोविंद बेटा, पानी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्म पानी लाता हूँ। भाभी, ओ बड़ी भाभी, जरा उठिए, माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरे क्या है लल्ला, सोने भी दोगे या नहीं? बुढ़िया को कहो चुपचाप सो जाए, रात भर खांसती रहती हैं, बच्चों की नींद खराब होती है। पानी वहाँ रखा है, खुद लेकर पिला दो। हे भगवान, कैसी निष्ठुरता है, अपनी सास के लिए इनके मन में जरा भी दया नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा। गोविंद ने कांपते हाथों से पानी गर्म किया और माँ को पिलाया, लेकिन पानी गले से नीचे उतरते ही रेवती काकी को एक जोरदार उबकाई आई और उनका शरीर अकड़ने लगा। ये वो समय था जब इंसान की रूह जिस्म से रिश्ता तोड़ने लगती है। गोविंद मेरे लाल, अब मेरा समय पूरा हो गया है। तेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही मैं शहर जाऊंगा, वैद्य को लेकर आऊंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, हम तीनों भाइयों का क्या होगा? मेरी बात सुन गोविंद, रो मत। ये वक्त रोने का नहीं, संकल्प लेने का है। देख, इस ठंड ने, इस बर्फीले राक्षस ने आज तेरी माँ को हरा दिया, लेकिन तू नहीं हारेगा। गोविंद, मेरी आंखों में देख, जिस जमीन पर मैं इस वक्त लेटी हूँ, ठीक जिस जगह पर मेरी ये अंतिम सांस टूट रही है, मुझे वचन दे कि तू इस जगह को कभी वीरान नहीं होने देगा। तू इसी जगह से, ठीक इसी मिट्टी से कुछ ऐसा रास्ता निकालेगा कि फिर कभी कोई इस गांव में ठंड से न मरे। वचन दे मुझे कि जहां आज मैं दम तोड़ रही हूं, कल उसी जगह को तू मेरा मंदिर बनाएगा। तू इस जगह का नाम इतना रोशन करेगा कि लोग इसे मेरी मौत की जगह नहीं, बल्कि जिंदगी देने वाली जगह के नाम से जानेंगे। इस मिट्टी की कसम खा गोविंद कि जब लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें ठंड नहीं, मेरी ममता की गर्माहट मिलेगी। बोल बेटा, मेरा नाम इस मिट्टी में मिटने तो नहीं देगा ना? माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं महादेव की सौगंध खाता हूँ माँ, मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन इस गांव का नक्शा बदल दूंगा। आज तुम ठंड से जा रही हो, लेकिन भविष्य में कोई और माँ ठंड से नहीं मरेगी। ये तेरे बेटे गोविंद का वादा है। रेवती काकी के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर हमेशा के लिए शांत हो गईं। बाहर तूफान का शोर था और अंदर गोविंद की चीखें सन्नाटे को चीर रही थीं। अब रोने से क्या फायदा गोविंद, माँ जा चुकी है। अब हमें उनके अंतिम संस्कार के बारे में सोचना होगा। लेकिन बाहर देखो, 5-5 फीट बर्फ जमी है। शमशान घाट तक जाना नामुमकिन है। और लकड़ियाँ, चिता के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। अगर हम लाश को बाहर ले गए तो बर्फ में हम भी दब जाएंगे, और लकड़ियाँ तो हमारे पास खाना बनाने के लिए भी नहीं बची हैं। चिता कैसे जलाएंगे? नहीं, मैं अपनी माँ की ऐसी बेकदरी नहीं होने दूंगा। दिमाग से काम ले गोविंद, मजबूरी है। एक काम करते हैं, माँ के शरीर को इसी कमरे में जहां उन्होंने प्राण त्यागे हैं वहीं जमीन खोद कर दफना देते हैं। बाहर की जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई है, उसे खोदना नामुमकिन है। घर के अंदर की जमीन थोड़ी नरम होगी। जब 4 महीने बाद मौसम खुलेगा तब देखा जाएगा। घर के अंदर? माँ को घर के अंदर दफनाएंगे? भैया, ये कैसा न्याय है? अरे तो तू बता दे क्या करे। अपनी छाती पर रखकर बैठा रहे लाश को। जिद मत कर, कुदाल ला और गड्ढा खोदना शुरू कर। गोविंद ने खून के घूंट पीकर अपने भाइयों की बात मान ली। तीनों भाइयों ने मिलकर उसी कमरे के बीचों बीच जमीन खोदी। गोविंद का हर एक वार जमीन पर नहीं, उसके दिल पर हो रहा था। उसने अपनी माँ को उस गड्ढे में लिटाया। उसका मन कर रहा था कि वो भी उसी गड्ढे में सो जाए। राम नाम सत्य है, हर हर महादेव। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे चंदन की लकड़ी पर नहीं सुला सका, लेकिन मैं अपना वादा निभाऊंगा। इसी जगह, ठीक इसी जगह पर मैं तेरा नाम अमर करूंगा। ये जमीन अब सिर्फ मिट्टी नहीं, ये मेरा मंदिर है। माँ को दफनाने के बाद गोविंद ने उस जगह को गोबर और मिट्टी से लीप दिया। वो अगले 3 महीनों तक, जब तक बर्फ नहीं पिघली, उसी कमरे में उसी जगह के पास सोता रहा। वो पूरी रात अपनी माँ से बातें करता और दिन भर सोचता कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे इस ठंड को हराया जा सके। वक्त का पहिया घूमा।
सूरज देवता ने अपनी आंखें खोली और केसलपुर से सफेद चादर हट गई। गांव के जो अमीर लोग, सरपंच और वैद्य शहर भाग गए थे, वो वापस लौटने लगे। गांव में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। लोग अपने खेतों में लौटने लगे। गजराज और धीरज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। वो अपनी माँ को और उस भयानक रात को भूलने लगे थे। लेकिन गोविंद की आंखों में वो मंजर आज भी ताजा था। माधव, दोस्त। अरे ओ गोविंद, क्या भाई, तू तो ईद का चांद हो गया है। 5 महीने हो गए, ना तू क्रिकेट खेलने आया ना गिल्ली डंडा। बाहर निकल भाई, देख मौसम कितना सुहाना हो गया है। चल नदी किनारे चलते हैं। माधव, मेरा मन नहीं है भाई, तू जा। मेरे लिए मौसम सुहाना नहीं है। मेरे लिए तो हर मौसम में अब बस ठंड है, वो ठंड जो मेरी माँ को खा गई। भाई, मैंने सुना रेवती काकी के बारे में, मुझे बहुत अफसोस है। काकी मेरे लिए भी माँ जैसी थी, पर भाई जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते। जिंदगी तो चलानी पड़ेगी ना। देख, तू ऐसे घर में बैठा रहेगा तो पागल हो जाएगा। चल मेरे साथ, थोड़ी ताजी हवा खाएगा तो अच्छा लगेगा। माधव की जिद के आगे गोविंद को झुकना पड़ा। दोनों दोस्त गांव के बाहर एक पुरानी टेकरी के पास जाकर बैठ गए। गोविंद खामोश था, उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। वो अभी भी अपनी माँ के वादे के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। माधव, मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं इस गांव को ठंड से बचाऊंगा, पर कैसे? हम गरीब लोग हैं, हमारे पास न पक्के मकान बनाने के पैसे हैं, न शहर जाने के। मैं क्या करूं? क्या मेरा वादा झूठा पड़ जाएगा? माधव, भाई तेरा इरादा नेक है, पर यह काम अकेले आदमी के बस का नहीं। इसके लिए बहुत धन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। सरपंच जी से मदद मांगनी पड़ेगी। उस सरपंच का नाम मत ले, वो भगोड़ा है। जब गांव को उसकी जरूरत थी वो भाग गया। मैं उससे भीख नहीं मांगूंगा। तभी अचानक उन दोनों की नजर एक अजीब सी घटना पर पड़ी। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर जमीन के अंदर बने एक बिल से एक आवारा कुत्ता बाहर निकल रहा था। वो कुत्ता एकदम स्वस्थ लग रहा था, जबकि सर्दियों में गांव के कई जानवर मर चुके थे। अरे देख गोविंद, वो शेरू कुत्ता। सब कह रहे थे कि ये ठंड में मर गया होगा, पर ये तो जिंदा है। और देख, ये जमीन के अंदर से निकल रहा है। हाँ भाई, ये अजीब है। इतनी भयानक ठंड में जब इंसान रजाई में मर गए, ये जानवर बाहर कैसे जिंदा रहा? गोविंद और माधव तुरंत उस जगह गए। गोविंद ने झुककर उस बिल में हाथ डाला। जैसे ही उसने अपना हाथ जमीन के अंदर बने उस सुराख में डाला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। माधव इधर आ, हाथ डालकर देख, जल्दी कर। क्या है भाई? सांप बिच्छू तो नहीं है? अरे ये क्या? यहाँ तो गर्माहट है। बाहर की हवा अभी भी थोड़ी ठंडी है, पर जमीन के अंदर यहाँ तो जैसे हीटर, अंगीठी जल रहा हो। यही है माधव, यही है वो रास्ता। मुझे जवाब मिल गया, माँ का आशीर्वाद मिल गया। ये कैसे संभव है? मैं समझा नहीं भाई, तू क्या कहना चाहता है? देख माधव, जब बाहर बर्फ गिरती है और हवा चलती है तो ठंड जमीन की ऊपरी सतह को जमा देती है, लेकिन धरती के गर्भ में जमीन के नीचे तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। धरती माँ अपनी गोद में छिपे जीवों को ठंड से बचा लेती है। इस कुत्ते ने जमीन के नीचे घर बनाया और बच गया। अगर हम भी ऐसा ही करें तो? तू क्या कह रहा है? हम जमीन के नीचे रहें, चूहों की तरह? चूहों की तरह नहीं भाई, राजाओं की तरह। सोच, अगर हम जमीन के नीचे एक बड़ा सा घर बना लें, नहीं सिर्फ घर नहीं, पूरा का पूरा गांव बसा दें, जहां ऊपर बर्फ गिरे, आंधी चले, लेकिन नीचे हम सुरक्षित और गर्म रहें। जहां मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, उसी कमरे के नीचे से खुदाई शुरू करेंगे। वो पाताल लोक हम अपनी माँ के नाम करेंगे। भाई तेरा विचार तो कमाल का है। विज्ञान भी यही कहता है कि जमीन के नीचे इंसुलेशन होता है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। इसमें सालों लग जाएंगे। और तेरे भैया गजराज और धीरज भैया क्या तुझे अपने घर में गड्ढा खोदने देंगे? मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा या कौन साथ देगा, लेकिन अब मैंने ठान लिया है, मैं जमीन का सीना चीर कर एक नई दुनिया बसाऊंगा। तू मेरा साथ देगा ना माधव? भाई तू आधी रात को भी आवाज देगा तो मैं खड़ा मिलूंगा। जान लगा देंगे, पर तेरा ये सपना पूरा करेंगे। चल आज ही से योजना बनाते हैं। उस दिन उस कुत्ते की छोटी सी बिल ने गोविंद को एक ऐसा विचार दिया जो आने वाले इतिहास को बदलने वाला था। दोनों दोस्त वापस घर लौटे। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक जुनून था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपनों का विरोध गैरों से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। गजराज भैया, धीरज भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे माँ का वादा पूरा करने का एक रास्ता मिल गया है। क्या रास्ता? फिर से कोई पागलपन मत शुरू करना।
हमें खेतीबाड़ी पर ध्यान देना है, पैसे कमाने हैं। भैया, हम जमीन के नीचे घर बनाएंगे, ठीक उसी जगह के नीचे जहां माँ दफन है। अगर हम गहरा गड्ढा खोदकर नीचे कमरे बनाएं तो अगली ठंड में हमें शहर नहीं भागना पड़ेगा और कोई मरेगा भी नहीं। हा हा हा, सुन रहे हो भैया? ये मुनीम बनना चला था, अब चूहा बनेगा। जमीन के नीचे घर। अरे अकल के अंधे, अगर ऊपर से मिट्टी धस गई तो सब जिंदा दफन हो जाएंगे। ये सब किस्से कहानियों में अच्छा लगता है। खबरदार गोविंद, अगर तूने घर के फर्श को 1 इंच भी तोड़ा। वैसे ही माँ के इलाज में और क्रियाकर्म में बहुत पैसा लग गया है। अब मैं तेरे इस पागलपन के लिए अपना बना बनाया घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। चुपचाप कल से दुकान पर चल, सेठ की नौकरी कर और पैसे कमा। लेकिन भैया, माँ का वादा, क्या आप भूल गए उन्होंने मरते वक्त क्या कहा था? मरे हुए लोग वापस नहीं आते गोविंद, और वादे से पेट नहीं भरता। अगर तुझे ये सब करना है तो इस घर से बाहर निकल कर। मेरे घर में ये नाटक नहीं चलेगा। अपने सगे भाइयों की बेरुखी ने गोविंद का दिल तोड़ दिया। वो समझ गया कि इस लड़ाई में वो घर के अंदर रहकर नहीं जीत सकता। उसे अब अपने दम पर कुछ करना था। उसने खाना छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर माँ की कब्र, यानी जहां दफनाया था, के पास बैठ गया। माँ, भैया साथ नहीं दे रहे, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल से ही काम शुरू करूंगा, चाहे मुझे अपने हाथों से पूरी धरती क्यों न खोदनी पड़े। अगले दिन जब गजराज और धीरज काम पर चले गए, गोविंद ने अपने दोस्त माधव को बुलाया। दोनों ने चुपचाप दरवाजा बंद किया। उनके हाथों में फावड़ा और कुदाल थी। उन्होंने माँ का नाम लिया और पहला वार जमीन पर किया। जय माँ, हर हर महादेव। और इस तरह केसलपुर के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पागलपन भरा मिशन शुरू हुआ। 2 लड़के, एक फावड़ा और एक असंभव सपना। उन्हें नहीं पता था कि ये सुरंग उन्हें कहाँ ले जाएगी, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। केसलपुर की उस पुरानी हवेली के एक बंद कमरे में 2 युवा एक असंभव सपने को आकार देने में जुटे थे। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन गोविंद और माधव जाग रहे थे। उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे, हथेलियों से खून रिस रहा था, लेकिन उनका जुनून उस कठोर जमीन से भी ज्यादा सख्त था। उन्होंने उसी जगह खुदाई शुरू की थी जहां गोविंद ने अपनी मां को दफनाया था। हर बार जब कुदाल जमीन पर पड़ती तो खट खट की आवाज सन्नाटे को चीर देती। शुरुआत में उन्होंने सावधानी बरती, लेकिन जोश में आकर वो ये भूल गए कि घर की दीवारें कच्ची हैं और कान बहुत कच्चे हैं। गोविंद, गोविंद, दरवाजा खोल। अंदर क्या तमाशा लगा रखा है तूने? आधी रात हो गई है और ये खटखट की आवाज बंद नहीं हो रही। पूरा घर हिल रहा है। अगर तूने अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। लगता है ये पागल सच में फर्श तोड़ रहा है। अगर नींव हिल गई तो हम सब छत के नीचे दबकर मर जाएंगे। खोल दरवाजा। गोविंद और माधव ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर धूल थी और आंखों में डर। गोविंद ने कुदाल साइड में रखी और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने गजराज खड़ा था, जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि आग थी। ये क्या है? हे भगवान, तू सच में पागल हो गया है? तूने घर के बीचों बीच कुआं खोद दिया। तुझे शर्म नहीं आती? माँ की आत्मा को शांति देने की बजाय तू उनकी कब्र को खोद रहा है। भैया, मैं कब्र नहीं खोद रहा, मैं तो वो नींव रख रहा हूँ जो हमें बचाएगी। हम ज्यादा नीचे नहीं, बस एक रास्ता बना रहे हैं। ये मिट्टी हमें ठंड से बचाएगी भैया। आप बस कुछ दिन का समय दीजिए। जब ये बन जाएगा तो आप खुद कहेंगे कि मैंने सही किया। चुप, एकदम चुप। मुझे तेरे पागलपन के किस्से नहीं सुनने। गजराज ने आगे बढ़कर गोविंद के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चटाक। वो थप्पड़ गाल पर लगा था, लेकिन चोट गोविंद के दिल पर लगी थी। ये वही बड़ा भाई था जिसने बचपन में उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज उसी ने उसे अपने सपनों के लिए मारा। माधव बीच बचाव करने आया। गजराज भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? गोविंद सिर्फ अपनी माँ का वादा पूरा कर रहा है। उसे मारने का आपको कोई हक नहीं है। तू बीच में मत बोल माधव, ये हमारे घर का मामला है। तू तो बाहर वाला है, तुझे क्या पता घर कैसे चलता है। और सुन गोविंद, आज के बाद अगर इस कमरे से खुदाई की एक भी आवाज आई या तूने इस घर की एक ईंट भी और हिलाई तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। समझ गया? और सुन, जब तक तू ये गड्ढा वापस नहीं भर देता, तुझे इस घर की रसोई से खाना नहीं मिलेगा। कमाता धमाता कुछ है नहीं, बस नवाब बनकर घर तोड़ने चला है। कल से दुकान पर आ जाना, वरना भूखा मरेगा। दोनों भाई दरवाजा पटक कर चले गए। गोविंद अपने गाल पर हाथ रखे वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टपककर उस खुदी हुई मिट्टी में मिल रहे थे। माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हार मेरे भाई। ये दुनिया पागलों को ही पूजती है, लेकिन पहले उन्हें पत्थर मारती है। तेरे भाइयों को अभी नहीं पता कि तू क्या कर रहा है।
जिस दिन ये पाताल लोक बनकर तैयार होगा, यही भाई तेरे पैरों में गिरेंगे। अभी तू आराम कर। लेकिन आराम गोविंद की किस्मत में नहीं था। अगले 2 दिन तक उसने अपने भाइयों की बात मानकर दिन में तो खुदाई नहीं की, लेकिन रात के सन्नाटे में बहुत धीरे धीरे बिना आवाज किए वो और माधव मिट्टी हटा रहे थे। भूख ने गोविंद को तोड़ दिया था। 2 दिन हो गए थे, उसे घर से एक दाना नहीं मिला था। अरे वाह, नवाब साहब को भूख भी लगती है। मैंने तो सोचा तुम मिट्टी खाकर ही गुजारा कर लोगे। देखो लल्ला, घर में राशन बहुत महंगा हो गया है। तुम्हारे भैया ने साफ मना किया है, जब तक तुम वो गड्ढा नहीं भरते और दुकान पर जाकर पैसे कमाकर नहीं लाते, इस रसोई का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। जाओ यहाँ से। ये वही भाभी हैं जिन्हें मैं अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा मानता था। आज एक रोटी के लिए मुझे इतना जलील होना पड़ रहा है। माँ, तुम सही कहती थीं। गरीबी और मुसीबत में अपने भी पराये हो जाते हैं। गोविंद भूखा प्यासा अपने कमरे में लौटा। तभी खिड़की से एक पोटली अंदर आई। ये माधव था। वो अपने घर से छुपकर 4 रोटियां और थोड़ा सा अचार लेकर आया था। ले भाई, जल्दी खा ले, मेरी माँ ने बनाई है। मैंने उनसे कहा कि मुझे ज्यादा भूख लगी है, तेरे लिए लाया हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। माधव, तू दोस्त नहीं, मेरा सगा भाई है। खून के रिश्ते तो सिर्फ नाम के निकले, असली रिश्ता तो तू निभा रहा है। खाना खाकर उनमें फिर से जान आई। उन्होंने खुदाई जारी रखी। 1 महीना बीता, फिर साल बीते। ये कोई एक दिन का काम नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल। गोविंद ने अपनी जवानी इसी गड्ढे में झोंक दी। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े मैले हो गए थे। गांव वाले उसे कबर खुदवा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वो रुका नहीं। 3 साल बाद सर्दी का मौसम। 3 साल बाद फिर से भयानक ठंड आई। इस बार भी बहुत बर्फ गिरी। गजराज और धीरज का हाल बुरा था। उनका घर पुराना हो चुका था, छत टपकती थी और ठंड अंदर आती थी। लेकिन गोविंद और माधव ने जमीन के नीचे 3 बड़े कमरे तैयार कर लिए थे। वहां का तापमान बाहर से 10 डिग्री ज्यादा गर्म था। वाह भाई, मान गया तेरी जिद को। बाहर बर्फ का तूफान है और यहाँ नीचे हम बिना स्वेटर के भी बैठे हैं। देख दिए कि लौ भी नहीं फड़फड़ा रही। ये जगह तो स्वर्ग बन गई है। स्वर्ग नहीं माधव, ये मार की गोद है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमें और कमरे बनाने हैं। पूरा गांव यहाँ समाना चाहिए। 4था साल आते आते भाइयों के बीच दरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने घर का बंटवारा कर लिया। गजराज ने कहा कि गोविंद अब उनके साथ नहीं रह सकता। गोविंद, अब बहुत हो गया। ये घर, ये जमीन सब पिताजी के नाम पर थी। अब हम इसका बंटवारा कर रहे हैं। तू अपना वो गड्ढा रख ले, हमें ऊपर का मकान चाहिए। आज से तेरा और हमारा चूल्हा अलग। जैसी आपकी इच्छा भैया, मुझे ऊपर का मकान नहीं चाहिए। मुझे बस नीचे की जमीन दे दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन ऊपर की छत आपको धोखा देगी, ये नीचे की जमीन ही आपको बचाएगी। गोविंद को घर से उसने अपना बोरी बिस्तरा उठाया और हमेशा के लिए जमीन के नीचे अपने बनाए उस पाताल लोक में रहने लगा। सरपंच जी ने उसे राशन और तेल भिजवाना जारी रखा। अब गोविंद दिन रात वहीं रहता था कि अथक मेहनत के बाद वो चमत्कार हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जमीन के 20 फीट नीचे एक पूरी की पूरी बस्ती बस चुकी थी। मिट्टी को तराशकर सुंदर कमरे बनाए गए थे। जगह जगह मशालें लगी थी जिनमें सरपंच के भेजे तेल से आग जलती रहती थी। हवा के लिए बांस के पाइपों का ऐसा जाल बिछाया गया था कि ताज़ी हवा आती रहे और धुआं बाहर निकलता रहे। गोविंद, देख भाई, ये सपना सच हो गया। हमने 80 कमरे बना लिए हैं। यहाँ पूरा गांव आ सकता है। ये जगह अब सिर्फ एक गड्ढा नहीं, एक महल लग रही है। हाँ माधव, और सबसे जरूरी बात, वो एक खास जगह की ओर इशारा करता है। ये जगह, ठीक इसके ऊपर माँ का कमरा था। मैंने माँ की अस्थियों को यहाँ इस मुख्य हॉल के बीच में स्थापित किया है। ये रेवती धाम है। जो भी यहाँ आएगा पहले माँ का आशीर्वाद लेगा। गोविंद ने बीच वाले हॉल में एक चबूतरा बनाया था जिस पर एक सुंदर पत्थर रखा था और उस पर लिखा था मातृ छाया। उसने वहां हमेशा एक अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया। बाहर गांव में खबर फैल गई कि पागल गोविंद ने जमीन के नीचे महल बना लिया है। लोग जो कल तक हंसते थे अब छुप छुप कर उस अजूबे को देखने आने लगे। अरे बाप रे रामू, जरा नीचे जाकर देख तो सही, और सर्दियों में यहाँ गर्मी रहती है। ये तो जादू है भाई। गोविंद पागल नहीं, वो तो कोई देवता निकला। धीरे धीरे ये खबर सरपंच तक और फिर शहर तक भी पहुंचने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो महाशीत लहर जो हर 10 साल में एक बार आती है और सब कुछ तबाह कर देती है, वो आने वाली थी। मौसम विभाग और पुराने जानकारों ने चेतावनी दे दी थी।
सरपंच ठाकुर बलदेव सिंह। भाइयों, खबर बहुत बुरी है। इस बार की ठंड पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। एक हफ्ते बाद वो बर्फीला तूफान आने वाला है। मेरे पास शहर से खबर आई है। मैं फिर से शहर जा रहा हूँ। तुम लोग भी अपना अपना देख लो। नहीं, इस बार कोई कहीं नहीं जाएगा। सरपंच जी रुकिए, 5 साल पहले मैंने एक वादा किया था। आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। गोविंद, क्या मतलब तेरा? सरपंच जी, आप शहर क्यों भाग रहे हैं? अपना घर छोड़कर, अपनी मिट्टी छोड़कर आइए मेरे साथ। मैंने अपनी माँ के आशीर्वाद और आपकी मदद से इस जमीन के नीचे एक नया केसलपुर बसाया है। इस बार का तूफान ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं पूरे गांव को निमंत्रण देता हूँ। अपना अपना राशन उठाइए और पाताल लोक में चलिए। वहां न ठंड है न मौत, वहां सिर्फ जीवन है। गोविंद की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि लोग सन्न रह गए। क्या गांव वाले उस पर भरोसा करेंगे? क्या वो जमीन के नीचे जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या फिर ये तूफान उनकी आखिरी गलती साबित होगा? केसलपुर के आसमान पर मौत का साया मंडरा रहा था। काले बादलों ने सूरज को निगल लिया था। हवाओं की सरसराहट बता रही थी कि ये साधारण सर्दी नहीं, बल्कि वो महाप्रलय है जो हर सदी में एक बार आती है। गांव वाले दहशत में थे। एक तरफ शहर जाने का रास्ता था जो अब बर्फ से ढकने वाला था, और दूसरी तरफ गोविंद का वो पाताल लोक जिस पर अब तक लोग हंसते थे। मैं शहर नहीं जा रहा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? उस पागल लड़के की बातों में मत आइए, नहीं तो हम सबका दम घुट जाएगा और हम सब जमीन में ही मर जाएंगे। नहीं, मैंने एक बार का कायर बनकर भागने की गलती की थी, जिसका बोझ मेरी अंतरात्मा आज तक ढो रही है। रेवती काकी ने मुझे रोटी खिलाकर बचाया था। आज उनका बेटा पूरे गांव को बचाना चाहता है। मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। जो मेरे साथ आना चाहता है वो गोविंद के पीछे चले। बाकी जिसे जाना है वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए आजाद है। बस अपना जरूरी सामान उठाइए और चलिए। मैं वादा करता हूं जब तक तूफान थमेगा हम सब जिंदा होंगे। सरपंच का फैसला पत्थर की लकीर बन गया। जो लोग शहर भागने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपनी पोटलियां उठाई और गोविंद के घर की तरफ चल पड़े। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जिन्हें गोविंद पर यकीन नहीं था। उनमें सबसे आगे थे गोविंद के अपने सगे भाई गजराज और धीरज। देख रहे हो धीरज, पूरा गांव पागल हो गया है। उस गड्ढे में जा रहे हैं मरने के लिए। जब ऊपर से छत गिरेगी ना तो सब दबकर मर जाएंगे। हम तो अपने पक्के मकान में ही रहेंगे। हमने अभी पिछले महीने ही छत की मरम्मत करवाई है। ये आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कह रहे हो भैया। और वैसे भी उस गोविंद के सामने जाकर झुकने से अच्छा है कि मैं ठंड में ठिठुर लूं। वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। चलो दरवाजा बंद करो और रजाई में घुस जाओ। अहंकार इंसान की बुद्धि को बर्फ से भी ज्यादा जमा देता है। गजराज और धीरज ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उधर पूरा गांव गोविंद के नेतृत्व में एक एक करके उस सुरंग के रास्ते जमीन के नीचे उतरने लगा। जैसे ही गांव वालों ने संकरी सुरंग से होकर उस विशाल भूमिगत हॉल में कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर की दुनिया में जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी, वहां नीचे एक सुनहरी रोशनी उनका स्वागत कर रही थी। एक बूढ़ी काकी। हे मेरे राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो सचमुच का पाताल लोक है। कितनी गर्माहट है यहाँ। और देखो दीवारों पर मशालें कैसे जल रही हैं। गोविंद बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। आइए काकी, आइए। ये देखिए, ये हमारा मुख्य हॉल है। यहाँ 80 कमरे हैं। हर परिवार को एक एक कमरा मिलेगा। और बीच में वो देखिए। माधव ने हॉल के ठीक बीचों बीच इशारा किया। वहां एक ऊंचा चबूतरा बना था जिस पर एक सुंदर तराशा हुआ पत्थर रखा था। मेरे गांव वालों, ये वो जगह है जिसके ठीक ऊपर मेरी माँ ने अंतिम सांस ली थी। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। आप सबसे विनती है, अपने कमरों में जाने से पहले एक बार मेरी माँ के स्मारक को नमन जरूर करें। ये घर मेरा नहीं, उनका है। सरपंच ठाकुर बलदेव सिंह। गोविंद, तेरी माँ देवी थी और तू उनका वरदान है। एक एक करके सभी गांव वाले उस पत्थर को छूते, माथा टेकते और अपने कमरों में चले जाते। कुछ ही देर में पूरा गांव जमीन के नीचे समा गया। ऊपर प्रलय का तांडव शुरू होने वाला था। रात के 12 बजते ही केसलपुर पर वो कहर टूटा जिसका डर था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ तिनकों की तरह उड़कर हवा में उड़ने लगे। आसमान से बर्फ नहीं बल्कि बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगे। तापमान 0 से इतना नीचे गिर गया कि पानी तो क्या, खून भी जम जाए। भैया आग जलाओ, बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं भैया। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरज, लेकिन हवा हर तरफ से आ रही है। खिड़कियों के पल्ले टूट गए हैं। अरे ये आवाज कैसी है?
तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उनके घर की पुरानी छत, जो बर्फ के भारी वजन और तेज आंधी को नहीं झेल पाई, एक तरफ से टूटकर गिर गई। बर्फीली हवा का एक बवंडर सीधा उनके कमरे में घुस आया। भागो भैया, छत गिर रही है, हम मारे जाएंगे। चलो गोविंद, जल्दी निकल, बच्चों को उठा। अगर यहाँ एक पल भी रुके तो बर्फ में समा जाएंगे। चलो गोविंद के पास, वही हमें बचा सकता है। गोविंद, गोविंद, दरवाजा खोल, हम मर जाएंगे, हमें माफ कर दे भाई। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। नीचे पाताल लोक में गोविंद मशाल की रोशनी में बैठा था। उसे ऊपर से हल्की आवाजें सुनाई दी। वो समझ गया। माधव ने उसे रोका। रहने दे गोविंद, ये वही भाई हैं जिन्होंने तुझे भूखा रखा था, जिन्होंने तुझे घर से निकाला था। इन्हें अपनी करनी का फल भुगतने दे। नहीं माधव, माँ ने कहा था कि ये गांव अब किसी की मौत नहीं देखेगा। अगर आज मैंने अपने भाइयों को मरने दिया तो मेरी माँ की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये बदला लेने का वक्त नहीं, रिश्ता निभाने का वक्त है। गोविंद, मेरे भाई, मुझे मार डाल, लेकिन मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे क्या नहीं बोला, पागल कहा, कब्र खोदवा कहा, और आज उसी कब्र ने हमारी जान बचाई है। हम तेरे लायक नहीं है गोविंद, हम बुरे भाई हैं। तू देवता है भाई, तू देवता है। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता समान हैं। आपके चरणों में ही मेरा स्थान है। ये घर मेरा नहीं, माँ का है, और माँ के घर के दरवाजे अपने बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होते। जाइए, उस पत्थर को, माँ को नमन कीजिए और जाकर आग तापिए। भाभी, बच्चों को गर्म दूध पिलाओ। उस रात नफरत की दीवारें गिर गईं और परिवार फिर से एक हो गया। ऊपर तूफान गरजता रहा, लेकिन नीचे पाताल लोक में जीवन अपनी पूरी उमंग के साथ धड़कता रहा। 3 महीने, पूरे 3 महीने केसलपुर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा रहा, लेकिन जमीन के नीचे जिंदगी का जश्न चल रहा था। गोविंद और माधव ने ऐसा इंतजाम किया था कि किसी को किसी चीज की कमी नहीं हुई। बच्चे सुरंगों में खेलते, बुजुर्ग चौपाल लगाकर किस्से सुनाते और महिलाएं सामूहिक रसोई में खाना बनाती। ये अब केवल एक पनाहगाह नहीं, बल्कि एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। बाहर की सफेद मौत उनका बाल भी बांका नहीं कर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो में मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई हो जो आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानना, हेट मत करना। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना अगर कुछ में से गलती हो, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है।